हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसमें आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो टफेस्ट स्कूल एंट्रेंस टेस्ट है, सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर मैं कहूं स्कूल एंट्रेंस टेस्ट में, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, मिलिट्री स्कूल, आरएमसी हो, सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन है भाई इसमें राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में। ठीक है। और सिविलियन के लिए तो और भी मैं कहूँगा खतरनाक टाइप का एग्ज़ाम है। लाखों पेरेंट्स इसमें अपने बच्चे को भेजने का सपना बुन लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर का 99% का सपना टूट जाता है, नहीं जा पाता बच्चा वहाँ तक। तो इसमें मैं ये आपको बताऊंगा कि एंट्रेंस टेस्ट जो होता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, उसमें उसको बच्चा कितनी बार फेस कर सकता है, कितनी बार उस एंट्रेंस टेस्ट में बच्चा अपियर हो सकता है। ठीक है। और भी कुछ चीज़ें होंगी वो भी हम देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि अगर आपका ड्रीम है, आपका पेरेंट्स का अपने बच्चे को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल में भेजने का, तो ये चैनल आपको बहुत शानदार इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, आपको प्रॉपर गाइडेंस यहाँ से मिल जाती है। देखिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो, एक तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में बेंगलोर है, एक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल। बेंगलोर कहाँ है भाई? कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। ये आरएमएस अजमेर राजस्थान में है, राजस्थान। और आरएमएस बेलगाम ये कर्नाटक में है, और ये धौलपुर ये राजस्थान में है। तो पूरे भारतवर्ष में कितने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है जिनको आर्मी चलाती है भाई? तो कुल मिला के उनकी संख्या है 5। उनकी संख्या है 5। आप ये 3 देख रहे हैं, 5। और इन पांचों जो स्कूल है, इनमें एडमिशन लेने के लिए होता है एक सीईटी, जिसको बोलते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, या एंट्रेंस टेस्ट कह लो, एक प्रकार से परीक्षा होगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि इन स्कूलों में जाके भाई बच्चे को आप ले गए और ठीक है भाई प्रिंसिपल एडमिशन कर लो और कर लिया, पैसे जमा नहीं, या एक दिन लाइन में लग गए। आजकल होता है, दिल्ली के बहुत सारे स्कूल है, एक दिन लाइन में लगिए, आपको अगले हो जाएगा एडमिशन, फॉर्म वगैरह भरे जाएगा, छोटा मोटा कोई टेस्ट होगा, आपको ले लेंगे, वो पैसे जमा कर दो बस। लेकिन भाई यहाँ तो ऐसा है कि साल भर भी अगर आप लाइन में लगे रहोगे, बच्चे को दिन रात मेहनत करनी होगी, पेरेंट्स को दिन रात मेहनत करनी होगी, तैयारी करनी होगी, इंटरव्यू करना होगा, मेडिकल फिट होना, जब जाके राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में बच्चा जाएगा। ठीक है। यहाँ एक दिन में लाइन में लगने से कुछ नहीं। एक दिन में तो मैं कहता हूँ, एक दिन में तो भाई लगते हैं, खैर वो फॉर्म भरवाते हैं एक दिन ही बस, और फिर कुछ नहीं होता उससे। ठीक, चलिए। अब जो है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, इसमें दो दो क्लासेस के लिए परीक्षा होती है। नंबर 1 कक्षा 6 के लिए होती है भाई, क्लास 6 के लिए आप देख रहे हैं। और जो क्लास 6 का जो एंट्रेंस टेस्ट है, उसका पैटर्न ये है। ठीक है, ये पैटर्न है भाई, इसको ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एमसीक्यू फॉर्मेट का ये पेपर होता है, 2.5 घंटे इसमें समय रहता है। ये पूरा एंट्रेंस टेस्ट का राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस टेस्ट है, कक्षा 6 का एग्जाम पैटर्न है। जीके, करंट अफेयर आती है, इंटरव्यू होता है, मैथ आता है, इंटेलिजेंस टेस्ट आता है। हालांकि आता कक्षा 5 का ही है, एनसीईआरटी का ही आता है। लेकिन मैं सच बताऊं भाई, जैसे ही बच्चे के नंबर कम आते हैं, तो इसमें सबसे पहले जो डुबकी लगाता है वो है अभिभावक। बच्चे का अभिभावक कह देता बच्चे से पहले, नहीं नहीं उसने ना तैयारी की थी। अरे तैयारी नहीं की थी तो फिर फॉर्म क्यों डलवाया था आपने? आप सेंटर पे लेके गए थे, आपने क्यों नहीं तैयारी कराई थी? मतलब कुल मिला के फेल होने से पहले बहाना तैयार हो जाता है। मैं ये कहता हूं कि भाई जब आपने बच्चे को पेपर दिलाया है तो तैयारी करा के दिलाया क्यों नहीं? क्यों उस बच्चे के नाम एक फेलियर का लेबल पेरेंट्स लगाना चाहते हैं? मैं इसमें पेरेंट्स को इसलिए दोष दे रहा हूं क्योंकि तैयारी तो पेरेंट्स ही कराएगा ना बच्चे की। देखो, यहाँ पे क्या है, इसमें जो 10 साल का बच्चा है उसको मेन एग्जाम सेंटर पे लेके जाना, उसकी तैयारी कराना, उसको पढ़ाना लिखाना, सारी जिम्मेवारी किसकी है? वो पेरेंट्स की है भाई। ठीक है, वो पेरेंट्स की सबसे पहली जिम्मेदारी है। दूसरा, अगर उसने एकेडमी में डाला तो एकेडमी की जिम्मेदारी बन जाती है। भाई पेरेंट्स तो पैसे दे सकते हैं, देखो, अगर उन्होंने एकेडमी में डाल दिया तो भाई उनकी जिम्मेवारी। अगर घर है तो घर पे जिम्मेवारी उनकी है, घर पे जिम्मेवारी उनकी है। ठीक है भाई। तो अपनी इस जिम्मेवारी को, आपको मैं मानता हूँ कि आपको पेरेंट्स इस पे ईमानदारी से खरा उतरना चाहिए और अपना पूरा प्रयास करना चाहिए, ना कि इधर उधर की बातें। इवन कई बार तो पेरेंट इतना इसमें, इस चीज में इतना नेगेटिव हो जाता है, बोलता है कि आरएमएस के तो बच्चे धक्के खाते फिर रहे हैं। जब उसका बच्चा, जब किसी पेरेंट का बच्चा मान के चलो 50 नंबर से फेल हो गया, फिर वो ये नहीं कहता कि हाँ भाई कहीं यहाँ कमी रह गई, फिर वो इस इंस्टीट्यूशन को ही कह देता यही खत्म है। ठीक है। तो इस तरह से नेगेटिविटी आ जाती है, इसको एक सकारात्मक रूप से लो। अगर आपका बच्चा 50 नंबर से फेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, और उस पर काम करिए, कल को वो पास भी होगा, कल को अच्छा स्कोर करेगा। ये आपके लिए एक रिमाइंडर है, ना कि इस इंस्टीट्यूशन को खत्म करने से कुछ नहीं होगा, आपके कहने से कुछ नहीं होगा भाई। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। ये कक्षा 9 का एक एग्जाम पैटर्न है, और मैं कक्षा 9 के अपने अनुभव से बता रहा हूँ। देखो, कक्षा 9 के बाद बच्चा 10वीं में आ जाता है,
उसका एक करियर का बिल्कुल सबसे अंतिम पड़ाव होता है। तो समझो अगर बच्चा इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं करा तो उसका लास्ट विकेट भी गिर गया। समझिए बात को। देखो अभिभावक को अपने बच्चे को यहाँ पेपर दिलवाओ, दिलवाने के बाद पता चल गया कि भाई इसमें इस परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो वो उसके साथ मेहनत करेगा तो बच्चा कहीं ना कहीं करियर में सक्सेस हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ नहीं दिया ध्यान तो समझो ये लास्ट था, वो लास्ट चांस था, आपने वो भी गंवा दिया। इसके बाद बेरोजगारी आपका आपके बच्चे का इंतजार कर रही है। सरकारी नौकरी वगैरह या और भी, देखो आजकल तो मैं बताऊँ आपको प्राइवेट नौकरी में भी देखो जब बच्चा कहीं प्राइवेट नौकरी में भी जाएगा आईक्यू लेवल तो चाहिएगा उसका, उसकी अंग्रेजी तो चाहिएगी भाई, उसकी साइंस वगैरह जो भी किसी भी उसमें जाएगा वो उसका कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, आईक्यू लेवल तो उसका होना चाहिए। तो ये सारे आईक्यू लेवल के तो टेस्ट हैं और क्या है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। कक्षा 9 हो गया। अब मेरा बात आती है कि इस जो मूल सवाल था आज का कि इसको कितनी बार बच्चा पेपर दे सकता है। छोटा सा मैं यहाँ पे एक वो लगाऊंगा इन्वर्टेड कोमाज में और फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। इन्वर्टेड कोमा लगा देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे लगाऊंगा मैं ये कहना चाहूँ भाई बिना तैयारी या बिना मेहनत करे तो 100 बार दे लो जब भी कुछ नहीं होना। 100 बार दे लेना, 1000 बार दे लेना, कुछ नहीं होना, ठीक है। अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। कितनी बार दे सकता है, तो कितनी बार देने के लिए जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है उसने एलिजिबिलिटी मांगी है। उसमें 2 भागों में है वो, एक आती है एज और एक आता है आपका क्लास। तो सबसे पहले मैं एज बता दूं। इस बार 2025 में जो दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम होगा उनकी मैं बता रहा हूँ 1 अप्रैल 2014 से लेके 31 मार्च 2016 जिन बच्चों की ये डेट ऑफ बर्थ है इसके बीच में है वो इस पेपर को भर पाएंगे। अब बात आती है क्लास में। क्लास में कौन सी में होना चाहिए बच्चा 5वीं क्लास में आया हो वो भी इसको दे लेगा और बच्चा कक्षा 6 में आया हो वो भी इसको दे लेगा। अब जैसे ही हम कहते हैं बच्चा कक्षा 6 में आया हो तो अभिभावक का आता है सवाल निकल कर कि सर फिर किसको दोबारा 6 करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं है, देखिए अब समझिए, हाँ बिल्कुल, जब वो कक्षा 6 की टीसी लेके जाएगा तो उसको कक्षा 6 में ही एडमिशन ले लिया जाएगा। पर इसमें भी एक पेंच है, इसमें भी बेतुका बहाना है। इसमें कुछ पेरेंट्स ये कहते हैं जब उनका बच्चा पहले चांस में, समझिए बात को, जब पहले चांस में 160 नंबर लाता है सैनिक स्कूल के पेपर में या आरएमएस में बहुत बुरी तरह फेल होता है, 15-20 नंबर से फेल होना बुरी तरह ही फेल होना होता है भाई, जब वो बैडली फेल होता है तो पता वो क्या कहता है, सर नहीं इससे एक एनडीए का चांस कम हो जाएगा अगर मैं इसको दोबारा दिलवाऊंगा। अरे भाई एनडीए का जब आपसे आपके बच्चे से आप कक्षा 6 में आप एनडीए के चांस गिनने लगे तो एनडीए के चांस में आप 1 साल पहले 12वीं करके क्या कर लोगे बताओ। यहाँ से पता चल गया ना आपके बच्चे का बेस नहीं है भाई, आपके बच्चे का बेस नहीं है, पता चल गया ना, पता चल गया ना। तो आपको मतलब मेरा कहने का मतलब उस पर तो काम नहीं करना। मैं ये कहता हूँ कि जब वो ये कहता है एक चांस कम हो जाएगा, अरे मैं कहता हूँ आप मत भेजना आरएमएस में, उसको पेपर तो पास कराओ। पेपर पास हुआ नहीं, एनडीए के और यूपीएससी के चांस याद आने शुरू हो जाते हैं। अब मैं बताता हूँ ये चांस भी क्यों आते हैं एनडीए यूपीएससी के। एक्चुअली बच्चा है अभी 6 में, ठीक है, अभी यूपीएससी और एनडीए के चांस को पड़े हैं 10 साल। अरे ठीक है 10 साल डींगे और फेंकते रहो भाई, 10 साल डींगे और फेंको, रोज बनाओ अपने बच्चे को कलेक्टर और कुछ से कुछ। तो मैं तो ये कहता हूँ कि भाई अगर आपको बच्चे को अपना कलेक्टर बनाना है, एनडीए में लेफ्टिनेंट बनाना है, अरे धीरे धीरे ही तो चलेगा काम। आज आप उसको आरएमएस एग्जाम की अच्छी से तैयारी कराओ, भेजना मत। कौन कह रहा है आपको वहां ले जाने के लिए। तो मैं तो इसमें ये समझता हूँ कि भाई यहाँ तो देखो जैसे ही यहाँ पता चल जाता है, यहाँ पता चल जाता है सारी चीज़ों। अब उस पता होने के बाद देखो मैं आपको एक बात तो बताता हूँ, जैसे ही बच्चे के कक्षा 6 में 150 नंबर आए, समझिए बात को, तो यहाँ पे पता चल गया कि भाई बच्चा कमजोर है। अब बात आती है, एक तो ये तरीका है कि नहीं अब तो हम सीधा एनडीए और यूपीएससी का एग्जाम दिलाएंगे, ठीक ठीक, 10 साल डींग और मारेंगे भाई, 10 साल और फेंका फेंकी करेंगे। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है, 2-3 साल तो पहले कर ली आरएमएस के एग्जाम से पहले, अब यहाँ करेंगे। दूसरा तरीका समझिए क्या, जेन्युइन समझिए भाई इस बात को, 150 नंबर आ गए और अगर हम इस बच्चे पर अब सीरियस काम करना शुरू कर दे, ये 170 का भी बनेगा, 200 का भी बनेगा और 9 तक इस पर मेहनत करें और 9th में इसको एक बिल्कुल तगड़ा अटेम्प्ट के साथ दिलवाएं और ये आरएमएस के एग्जाम के, सैनिक स्कूल के एग्जाम के बिल्कुल नियर पहुंचे, तब ये चांस, जो ये सपना था, ये हकीकत बन जाती है। तब ये बन जाती है भाई हकीकत, तब ये बात डींग नहीं रह जाती, ये एक कोरा झूठ नहीं रह जाता, ये सच में सच, इसके सच होने की संभावना बढ़ जाती है।
लेकिन ये कोरा झूठ कब है? जब कहता है नहीं नहीं अब इस लाइन में नहीं जाना, स्कूल में जाना है। क्योंकि स्कूल में इसलिए जाना है ना, क्योंकि वहाँ पे कुछ कराना नहीं ना, समझिए ना भाई, स्कूल में कुछ कराना नहीं ना। 150 नंबर का आपको मिल गया बंटाधार, उससे क्या होना है? तो इस बात को आपको समझना होगा। क्लियर? तो आप, मुझे लगता है उन अभिभावक को इससे बिल्कुल एकदम रोशनी आंखों की बिल्कुल साफ हो गई होगी कि आपका एनडीए का एक चांस कम हो जाएगा। अरे एनडीए का चांस आपसे, आप ये देखो ना, एनडीए का चांस भी तो अच्छी स्कूलिंग से, एनडीए तो अच्छी स्कूलिंग होनी चाहिए। अच्छी स्कूलिंग में आपके बच्चे के छठी में 150 नंबर है, आपके बच्चे का बेसिक क्लियर है नहीं, वो आप क्लियर नहीं कराना चाहते, आप सीधा स्कूल कराओगे। स्कूल कराओगे कराओ, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको कम से कम 270 का तो बनाओ, ये तो करना पड़ेगा ना। तो भाई ये सारी चीज़ें, हाँ एक बार मैं ये कह सकता हूँ कि 250 वाला ये बात कहे कि मुझे एक साल, उसकी बात मैं एग्री हूँ, उसकी बात से मैं एग्री हूँ कि वो रिपीट नहीं कराना चाहता। इट्स ओके, वो कर सकता है जो भी उसको करना है उसका, देखो उसका बच्चा ठीक है पढ़ने में। लेकिन 150 वाले को सावधान है, 150, 160, 170, मैं बिलो 200 को कहता हूँ, बिलो 200। ठीक है भाई, क्लियर? तो बच्चा कितनी बार एग्जाम दे सकता है, आप इस बात को समझिए। बच्चा आरएमएस का एग्जाम 2 बार दे सकता है। कितनी बार दे सकता है? 2 बार, एक 5वीं में और एक छठी में, बस उसकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए एक। अब बात आती है कक्षा 9 वाले कितनी बार दे सकते हैं। देखिए कक्षा 9 वाले दे सकते हैं, टोटल अटेम्प्ट 6 के कितने हुए भाई? 6 के हुए 2, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। अब बात करो कक्षा 9 की। कक्षा 9 में 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2013, और बच्चा 8वीं में पास हो, 8th पास हो या 8th में अपियर हो, तो इसको भी 2 बार वो दे सकता है। तो 2 टाइम्स अटेम्प्ट कर सकता है बच्चा कक्षा 9 का एग्ज़ाम, और 2 बार दे सकता है कक्षा 6 का एग्ज़ाम। तो देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे भी पेरेंट्स ये गलती करता है। मान के चलिए किसी बच्चे का, मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे भी बता रहा हूँ, मैं कक्षा 9 वाले में बताता हूँ। लेट अस सपोज किसी बच्चे के राष्ट्रीय जो सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम है या आरएमएस का एग्ज़ाम है, सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम में 400 में से 200 के करीब नंबर आए, और उसके पास एक और अटेम्प्ट बचा है। वो सीधा कहता है कि नहीं नहीं अब नहीं मुझे तैयारी कराए। अरे कोई बात नहीं, आप 1 साल पहले 12वीं कर लो, बच्चा 1 साल पहले घर बैठ जाएगा। मैं तो कहता हूँ भाई, जहाँ बच्चा 2030 में मान के चलो 12वीं करनी थी, अब कोई बात नहीं 2029 में घर आ जाएगा। कारण पता क्या है? कारण ये है कि उसकी स्कूलिंग, उसका बेसिक कंसेप्ट, उसकी बेसिक जो एजुकेशन थी वो अच्छी नहीं हुई। और आप देख लो, चाहे जो भी बच्चे हमारे इंडिया में वो रोजगार पाने में नाकाम रहते हैं, उसका मेन कारण है स्कूलिंग मजबूत नहीं होना या उसकी बेसिक एजुकेशन में लूप होल होना। अब 2 तरह के अभिभावक होते हैं, एक, मैं ऐसा नहीं कहता सारे ऐसे होते हैं, एक उस पर काम करता है, उसको पता चल जाता है हाँ उस पर मेहनत करता है और उसके साथ तो वो अपना निकल जाता है। दूसरा क्या करता है? आंख बंद कर लेता है, अरे कोई बात, वो उसका कहना क्या है, कोई नहीं, वो कहता है कि अरे 12वीं के बाद देखेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। और तब तक वो क्या करता है जो आंख बंद करने वाला? ऐसा नहीं है शांत बैठता है, नहीं नहीं, तब तक ये रोज सपने बनाता है, एनडीए के, यूपीएससी के, नीट के, पता नहीं कितने हैं। अभी तो एक दिन हमारी एक अभिभावक से बात है, उसने ये कह दिया उसके बच्चे के 170 180 नंबर थे। तो हमने पूछा सर अब क्या आपने क्या सोचा है? खैर एआई सेक्टर में ले जाऊंगा बच्चे को। देख रही क्यों रील देख रहा होगा बहुत सारी, बस एआई सेक्टर में ले जाऊंगा। लो, बच्चे को एआई सेक्टर का कुछ नहीं पता, उसे कुछ नहीं पता। बच्चा 7वीं 8वीं में आ चुका है। अरे भाई भाई एक बात बताओ मुझे, अरे एआई सेक्टर के लिए भी बहुत, ये मत समझो कि आपके घर में ही हो रहा है, एआई ऐप बन रहे हैं, घर में नहीं हो रहा है अभी, ये चीज़ें नहीं है। वो बच्चा चौथी तीसरी दूसरी से कोडिंग सीख रहा है, जो बच्चा सीख रहा है फिर ये, ठीक है। तो फिर उनका एआई सेक्टर, क्योंकि आजकल एआई आपको पता चल रहा है, तो ठीक है, एक नया सी गोपा चल दिया। अब इसको गांव वगैरह में सुनना, ये वो उसकी तारीफ भी कर, अरे यार ये तो कुछ नया ही लेके आया। 12वीं के बाद इसको बंद कर देगा, कह रहा नहीं अभी एआई में नहीं भेजना, फिर कहाँ भेजना, अब तो ये उसमें जा रहा है, पता नहीं क्या, पता नहीं कुछ अलग निकाल दे, रोबोटिक्स बोल देगा भाई, रोबोटिक्स। तो मैं तो ये कहता हूँ प्रैक्टिकलिटी में रहो, थोड़ा सा धीरे धीरे चलोगे तो बच्चा कुछ भी बन सकता है। एकदम से हवा गुब्बारे मारोगे तो उसमें कुछ नहीं होना। वो 12वीं के बाद फिर उसकी पोल पट्टी खुली जाती है। तो टोटल अटेम्प्ट कितने आ गए भाई? 2 निकल कर आ गए। ये आज का हमारा मूल सवाल था। हॉस्टल बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे, ये हमारा हॉस्टल बैच है। इस नंबर पर कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लीजिए आपको सैनिक आरएमएस। और आप लाइव क्लासेस भी आप हमसे ले सकते हैं। लाइव क्लासेस के लिए हमारा टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल ये नंबर है, इस पर कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, आपको लाइव क्लास भी यहाँ से मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ, देखो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल नॉलेज मैंने आपको देने की कोशिश की है, एक्सपीरियंस बेस में ये आपको मेरे व्यूज़ हैं। हो सकता है कुछ इससे हमारे अभिभावक नाराज़ हो जाएं, लेकिन अगर आपको सही मायने में नाराज़ होना है तो अपने बच्चे की परफॉर्मेंस से,
और वो बच्चे की परफॉर्मेंस नहीं है। देखो, जब 300 में से 150 170 नंबर, तो तब पेरेंट्स नाराज नहीं होता। सही मायने में ये बच्चे की परफॉर्मेंस नहीं है, ये पेरेंट्स की भी परफॉर्मेंस है। तो नाराजगी तो यहाँ बनती है, गुस्सा तो आपको यहाँ करना चाहिए, और यहाँ से प्रतिशोध लेते हुए इन 170 को 270 में बदलने के लिए आपको हर संभव प्रयास करना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।